आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे पॉल्यूशन, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कुछ अंडरस्टैंडिंग और हम रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा, कुछ और नई चीजें भी इसमें देखते हैं। तो अगर देखा जाए, जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि गरीबी वो भी एक बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन का। इसी तरह से जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जैसा हमने उस दिन भी देखा था कि ये प्रमुख कारणों में से एक है जो कि पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की जो डिमांड्स हैं और अधिकांश लोग जो उच्च स्तरीय जीवन चाहते हैं, हाई मटेरियल स्टैंडर्ड की जीवन चाहते हैं, इन दोनों के कारण से वैश्विक स्तर पे पॉल्यूशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को वाटर, एयर, लैंड पॉल्यूशन इस तरह की कैटेगरीज में बांट देते हैं। लेकिन अगर हम वाटर, एयर और लैंड की ही बात करें तो ये भी तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। कभी भी हम किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन को अधिकांश स्थिति में आइसोलेशन में नहीं देख पाते, वो कहीं ना कहीं उनका इंटरलिंकिंग देखने को मिलता है। कई केसेस के अंदर, कई परिस्थितियों में हम पॉल्यूशन को बहुत क्लियरली डिफाइन कर पाते हैं, बहुत क्लियर कट तरीके से बता पाते हैं कि ये पॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, नदी के अंदर कहीं अगर कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट का नाला जा रहा है तो हम उसको क्लियर कट तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ से ये पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन कई तरीके के पॉल्यूशन ऐसे होते हैं, कई तरह की स्थितियां ऐसी होती हैं जो नजरिए पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर कहीं पर कोई पहाड़ पूरी तरह से, वहां चट्टाने निकालने के लिए, पत्थर लेने के लिए उसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है, या कहीं पर जंगल को काटा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो भी देखने वाला है उसके लिए हो सकता है उसे वो पॉल्यूशन के तौर पे नजर आए, और हो सकता है उसे वो नजर पॉल्यूशन के तौर पे ना आए। तो उसके नजरिए पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट को निर्धारित जब करा जाता है तो वहां पर समय और स्थान दोनों की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। कोई भी पॉल्यूटेंट वो हो सकता है कि किसी समय विशेष पर पॉल्यूटेंट ना हो, लेकिन अन्य समय पर वो पॉल्यूटेंट के रूप में व्यवहार कर रहा हो, क्योंकि समय के अनुरूप हो सकता है कि उसकी जो डायनेमिक्स है उसमें परिवर्तन आए। और इसी प्रकार स्थान, क्योंकि हर एक स्थान के अपने कुछ गुणावगुण होते हैं, तो उस हिसाब से पॉल्यूटेंट का निर्धारण समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन है वो स्पेशियो टेम्पोरल डिटर्मिनेशन होता है पॉल्यूटेंट के लिए। कोई एक चीज किसी एक स्थान और समय पे पॉल्यूटेंट हो सकती है, तो वो दूसरे स्थान और दूसरे समय पे हो सकता है पॉल्यूटेंट न कंसीडर की जाए। तो ये एक, हम ये नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट टर्म्स में किसी को हम पॉल्यूटेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये रिलेटिव है। हाँ, अगर हम देखें तो जिन्हें हम पॉल्यूटेंट कह रहे हैं, अधिकांश तो वो सारी चीजें रिसोर्सेज ही हैं जो कि वेस्ट के रूप में चले गए। तो ऐसी स्थिति में जब रिसोर्सेज कम होने लगते हैं, महंगे होने लगते हैं, तो निश्चित तौर पे एक इकोनॉमिक प्रेशर भी पड़ता है, और ये इकोनॉमिक प्रेशर भी ऑटोमेटिकली फोर्स करता है ताकि हम पॉल्यूशन प्रॉब्लम को कम कर सकें, क्योंकि हम उसमें रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं। एक इसका उदाहरण आप निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइस, खासतौर पे हम
फ्यूल की बात करें वो बढ़ रहा है, तो उसके लिए उसको देखते हुए जो भी बायर है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल वो एक रिसोर्स के तौर पे काम कर रहा है रिसोर्स, एक्सपेंसिव हो रहा है, स्कार्स हो रहा जा रहा है, तो जो बायर है वो डेफिनेटली जो चाहता है वो ये चाहता है कि जब वो किसी व्हीकल को ले तो उसका व्हीकल ऐसा होना चाहिए जो उससे ज्यादा एफिशिएंसी दे, कम पेट्रोल में ज्यादा चले। तो निश्चित तौर पे एक सॉल्यूशन जो हमें देखने को मिल रहा है कि जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे पॉल्यूशन उससे कम हो रहा है, जो रिसोर्स है वो कम यूटिलाइज किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि इंजन्स में आपको डिफरेंट जनरेशन मिली है, स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 4-5 तक। तो ये सारी की सारी इसीलिए है। तो जैसे जैसे रिसोर्स कोई स्कार्स होता है, एक्सपेंसिव होता है, इकोनॉमिक प्रेशर उसको फोर्स करता है, ड्राइव करता है, ताकि वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को भी एक तरह से सॉल्यूशन उसका भी समाधान ढूंढा जा सके। तो जैसा हमने देखा पॉल्यूटेंट वो सब्सटेंस है जो कि नेचुरल कंसेंट्रेशन से अधिक मौजूद है। तो और निश्चित तौर पे ये किस कारण हुआ है? ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। तो इसका यहाँ पर डिट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा है, नुकसानदायक प्रभाव हो रहा है पर्यावरण पर और अन्य चीजों पर जो कि उस पर्यावरण में कुछ न कुछ मूल्य रखती है। वो कैसा भी तरह का मूल्य हो सकता है, लेकिन यहां आपको एक और शब्द में अंतर समझना चाहिए, कंटामिनेंट। कंटामिनेंट भी जैसा आप जान रहे हैं कि पर्यावरण में ही है, लेकिन ये मात्र एक नॉर्मल कंपोजिशन से डेविएशन है, ये अभी तक पॉल्यूटेंट वाले स्तर पे नहीं पहुंचा। तो ये आप इसको पॉल्यूटेंट के रूप में क्लासिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं है, बट नॉर्मल कंपोजिशन से अगेन ये डेविएशन मौजूद है। और जैसे किसी कंटामिनेंट का डेट्रीमेंटल इफेक्ट आता है वो पॉल्यूटेंट के रूप में क्लासिफाई हो जाता है। इन दोनों चीजों में आप अंतर अवश्य समझे। इसी के साथ ही एक और शब्द में आपको अंतर समझना चाहिए, वो है हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट जो है वो पोटेंशियली डेंजरस सब्सटेंस, यहाँ ध्यान रखिए पोटेंशियली, जिसमें क्षमता है, दैट हैज बीन डिस्कार्डेड, जिसे डिस्कार्ड कर दिया गया, अबेंडन कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया है, रिलीज किया गया है, या उसे कचरे के रूप में डेजिग्नेट किया गया है, या जो किसी अन्य सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करके थ्रेट पोज कर सके, खतरा पैदा कर सके, उसे हम हजार्डस वेस्ट कहते हैं। तो हर पॉल्यूटेंट किसी न किसी सोर्स से ओरिजिनेट होगा, इसलिए जब हम पॉल्यूशन प्रिवेंशन की कभी भी बात करेंगे तो वो सोर्स आइडेंटिफाई होना मस्ट है, आवश्यक है। दूसरा, हर एक पॉल्यूटेंट किसी के जरिए रिसीव किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। तो पॉल्यूटेंट के लिए, किसी भी पॉल्यूटेंट के लिए सोर्स और उसके लिए रिसेप्टर होना, आइडेंटिफाई होना आवश्यक है। और हो सकता है अगर वो पॉल्यूटेंट लंबे समय के लिए मौजूद रह सकता हो तो वो किसी सिंक में डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, सिंक क्या होता है? लॉन्ग टाइम रिपोजिटरी ऑफ द पॉल्यूटेंट। तो तीनों चीज, सोर्स, सिंक और रिसेप्टर, याद रखिए। चलिए, ये हमने जनरल बातें की। अब आगे हम बढ़ते हैं, पहला टॉपिक उठाते हैं इसमें, वाटर पॉल्यूशन। तो जैसा आप जानते हैं, जो पेयजल है उसकी जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो मानव के जो वेलफेयर है, ह्यूमन वेलफेयर, उसका निर्धारक एक कारक होता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देख रहे हैं कि सिंथेटिक जो केमिकल हैं उनके निर्माण और उनके उपयोग में बेतहाशा वृद्धि हुई है, और इनमें से कई जो केमिकल्स हैं वो वाटर सप्लाईज को कंटेमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर अगेन क्या आवश्यकता है कि हम इन केमिकल्स के सोर्स को समझें, इनके इंटरेक्शन को समझें, इनके प्रभाव को समझें, ताकि इन्हें समझ के हम कंट्रोल कर सकें।
लेकिन कंट्रोल भी कैसे, इन इन्वायरमेंटली सेफ एंड इकोनॉमिकली, जिसको आप स्वीकार कर सके ऐसे मैनर में। तो अगर हम देखें कि किस प्रकार के कौन से पॉल्यूटेंट्स वाटर में होते हैं, तो कुछ आप क्लासेस यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनमें हम देख रहे हैं। पहला, ट्रेस एलिमेंट्स का पॉल्यूशन हो सकता है वाटर में। ये ट्रेस एलिमेंट निश्चित तौर पे एलिमेंटल टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक बायोटा को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं और ह्यूमन हेल्थ को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा हैवी मेटल्स जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के माध्यम से वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, ये हैवी मेटल्स ह्यूमन हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं और इनकी अपनी टॉक्सिसिटी है। ये मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। ऑर्गेनिकली बाउंड मेटल्स जो हैं वो भी बॉडी में मेटल ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स में मेटल ट्रांसपोर्ट की जो स्थितियां हैं उनको बिगाड़ के मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ते हैं। रेडियो न्यूक्लियोटाइड भी एक प्रमुख हम ये कहें कि वाटर पॉल्यूटेंट है, जो कि अक्सर आपको देखने को मिल सकता है। ये खासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो अगर वाटर में किए जा रहे हैं तो कई बार रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स का भी खतरा रहता है, खासतौर पे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं, जिनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का उपयोग किया गया है। तो ये टॉक्सिसिटी न केवल उस एक्वेटिक लाइफ के लिए बल्कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट अगेन ये टॉक्सिक हैं एक्वेटिक बायोटा के लिए भी। एस्बेस्टोस ह्यूमन हेल्थ के लिए। अल्गल न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट अगर जिसमें मुख्य तौर पर हम ये देखें नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं, ये जब वाटर के अंदर आते हैं खासतौर पे एग्रीकल्चर रन ऑफ से, तो वहां हम देखते हैं कि एल्गल ग्रोथ को ये वाटर बॉडी में बढ़ाते हैं, जिसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर एसिड वाटर की एसिडिटी, अल्कलाइनिटी, सलाइनिटी ये जरूरत से ज्यादा है तो वाटर की क्वालिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं और एक्वेटिक लाइफ को भी। अगेन वाटर में टॉक्सिसिटी का एक प्रमुख कारण ट्रेस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा जिसको हम बिस्फेनॉल कहते हैं या पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हैं, ये बायोलॉजिकल सिस्टम में इंटर करके और काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं, खासतौर पे ब्रेन डेवलपमेंट में। पेस्टिसाइड्स का जैसा आपको मालूम है कि टॉक्सिक इफेक्ट इनका होता है, एक्वेटिक बायोटा पे भी होता है और खासतौर पे ये वाइल्ड लाइफ को भी प्रभावित करते हैं। जो पेट्रोलियम वेस्ट है जो जल के अंदर मिल रहे हैं, ये न केवल वाइल्ड लाइफ के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, साथ ही साथ वाटर बॉडी को गंदा भी कर रहे हैं, एस्टेटिक पॉल्यूशन भी ये कर रहे हैं। सीवेज एंड ह्यूमन एनिमल वेस्ट जल की गुणवत्ता को खराब करने के साथ साथ उसका ऑक्सीजन लेवल पर भी बुरा असर ये डाल रहे हैं। सिमिलरली बीओडीबी, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके अलावा वाटर में मौजूद विभिन्न जो पैथोजन हैं जो पॉल्यूशन आने के कारण बनी हुई परिस्थिति में वहां पैदा हो रहे हैं, वो हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकते हैं। डिटर्जेंट्स, अगेन डिटर्जेंट्स जो है वो यूट्रोफिकेशन को बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट है इसके अंदर, खासतौर पे फॉस्फेट और सल्फेट्स, और एस्थेटिक प्रभाव भी डालते हैं। इसके अलावा वाटर में विभिन्न स्रोत से, खासतौर पे इंडस्ट्रियल सोर्स से कई प्रकार के केमिकल कार्सिनोजेन भी इंटर होते हैं और ये केमिकल कार्सिनोजेन रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस वाटर को यूज करने के बाद होने वाले कैंसर के इंसिडेंसेस से। वाटर में सेडिमेंटेशन भी काफी ज्यादा हो सकता है जो कि उसकी वाटर क्वालिटी को खराब करता है। वाटर जैसा हम जानते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस होना चाहिए, लेकिन अगर किसी वाटर बॉडी, वाटर रिजर्वोयर में कुछ अजीब टेस्ट आ रहा है, उसकी कुछ अलग बदबू है या रंग है, तो ऐसी स्थिति में वो वहां पर
हमें वाटर पॉल्यूट नज़र आता है, पॉल्यूट माना जाता है, यही उसकी एस्थेटिक वैल्यू को खराब करने वाली बात है। तो यहाँ हमने जो डिफरेंट वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं इस टेबल में, उनके बारे में जानकारी ली है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम इसे वाटर पॉल्यूशन को ही आगे और डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद।